Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meerab. Hope you all are doing well and you're watching Sports and I hope आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा. बट विद दैट हमें क्रिकेट पर बहुत सारी बातें भी करनी होती हैं. तो आज मैंने जिनको बुलाया है, ऑफ कोर्स यू ऑल नो हिम. पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट पर इतना एक इम्पैक्टफुल गुफ्तगू करते हैं, इतना इन्हिसार रखते हैं और उनकी सर्विसेज भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी हैं. सो यू ऑल नो, लेट्स वेलकम अब्दुल रऊफ, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. अच्छा रऊफ साहब, आपसे जब भी बात हुई है ना, मेरी जब भी हुई है, बाय चांस हमें ना कुछ चेंजेस के ऊपर ही आना पड़ता है. मैंने आपसे 2024 में आपसे जब बात की थी ना, उस वक्त भी बड़ी चेंजेस, बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. आज जब मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ तो फिर मेरा पहला सवाल यही है कि हमने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. ऑफकोर्स हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी होता है, एक बुरा पहलू भी होता है, लेकिन जो ये कंसिस्टेंसी के साथ जो तब्दीलियाँ हैं, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दीली है, फिर आप देखें कि कोचिंग स्टाफ तो चले हमारा बदल ही रहा है, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम स्पेसिफिकली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जो आकिब जावेद साहब ने नई चीज़ें ऐड की हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो इम्पैक्टफुल होगा, उसका कोई फ़ायदा होगा हमें? देखिए, बेसिकली दो चीजें हैं कि चेंजिंग तो हो रही है और ये आज से नहीं हो रही है. अगर अगले 10 साल के बाद भी आप बैठेंगे और ये प्रोग्राम करेंगे तो उसमें भी आप डिस्कस कर रहे होंगे कि इतनी ज्यादा चेंजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये मैं तो 20-25 साल से देख रहा हूँ कंसिस्टेंट चेंजेस हो रही हैं, मगर उनका कोई फायदा या इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा. अब दो चीजें हैं कि इम्पैक्ट उनका क्यों नहीं आ रहा. मसलन के एक तो या तो आप वीएन बेस्ड पॉलिसीज बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपकी हों जिसपे आपका कोई 10 या 20 साल का कोई प्लान आप सामने रख के काम करें, तो उसमें तो कोई आपका इम्पैक्ट नजर आ सकता है. वो फिर आपका जो राइट फ्रॉम द ग्रास रूट पाथवे बनता है, शुरू होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है क्लब लेवल से स्कूल लेवल तक और आगे डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएशन तक जो जाता है, तो अगर तो आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो फिर तो समझ आती है, मगर वो सिस्टम ही हर साल ये चेंज कर देते हैं. और उस पर मेरा ख्याल है कि जो असल प्रॉब्लम वही है कि आपका जो गवर्निंग बोर्ड है वो स्ट्रांग नहीं है. जब तक आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक आप जितनी भी ये जो आप चेंजिंग कर लें, कोई डोमेस्टिक सिस्टम चेंज कर लें, नेचर चेंज कर लें, कोचिंग स्टाफ चेंज कर लें, डायरेक्टर चेंज कर लें, सेलेक्टर चेंज कर लें, तो ये एक आई भाषा पब्लिक को दिखाने के लिए इसका इम्पैक्ट कभी भी आपको होता नजर नहीं आएगा. बिल्कुल सही. अच्छा, हमने एक और भी चीज़ देखी है रऊफ साहब, विद इन दिस ईयर, और अगर हम 2025 की भी बात करते हैं, हमने बहुत सारे डेब्यूज़ करवाए हैं, लेकिन वो उन डेब्यूज़ का फ़ायदा नहीं हुआ. मतलब अगर आप देखें तो 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो हमारी इसमें टीम में आए हैं, पाकिस्तान खेले हैं, मगर फिर भी उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आया. आए और चले गए. कुछ इसी तरह से होता आ रहा है. अगर हम हसन नवाज़ की बात करते हैं, हसीबुल्ला की बात करते हैं, मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स हैं, तो हम जो चीज़ उनमें फाइंड आउट करते हैं वो ये देखते हैं कि मे बी दे आर नॉट ग्रूम्ड इनफ टू फेस द इंटरनेशनल कंडीशंस एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स. तो क्या ये फॉल्ट हमारी एंड से है कि हम लोग प्लेयर्स को मुकम्मल तौर पे तैयार होने से पहले ही डेब्यू करवा देते हैं, या फिर ये है कि उनका डेब्यू होने के बाद जो है वो प्लेयर्स एक्सपोज हो जाते हैं कि शायद हमारा डोमेस्टिक उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इंटरनेशनल कंडीशंस को जाकर फेस कर सकें? देखिए, बेसिकली ये प्लेयर एक्सपोज नहीं होते. प्लेयर्स तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो कि प्लेयर्स को ग्रास रूट पे तैयार कर सके. ये जितने भी आपके पास प्लेयर्स आते हैं सारे नेचुरल टैलेंट पे आते हैं, अपने कुदरती खेल पे, क्योंकि टेबल क्रिकेट होती है, टेनिस बॉल क्रिकेट होती है और पाकिस्तान के हर गांव में, हर इलाके में, हर जगह पे यही क्रिकेट खेली जाती है. ऐसे ही. तो वहां से नेचुरल टैलेंट सामने आता है. ये जो फेलियर होता है कि क्यों वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों वो डिलीवर नहीं कर सकते, क्यों उनमें टेक्निकल फ्लॉज नजर आती हैं आपको, क्यों उनकी बॉलिंग की स्पीड कम हो जाती है, क्यों उनकी इंजरीज हो जाती हैं, तो इसका बेसिक ये फेलियर उनका नहीं है बेचारों का. आप उन पे अगर इल्जाम कोई लगाता तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ही पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या होती है, ये क्रिकेट क्या होती है. ये फेलियर है आपके सिस्टम का फेलियर है, ये आपके कोचिंग स्टाफ का फेलियर है, ये आपके जो टेक्निकल कोचिंग है उसका फेलियर है, ये जो आपकी स्ट्रेटेजिकल कोचिंग है, जो आपका डेवलपमेंट कोचिंग स्टाफ है उसका फेलियर है, ये जो आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका फेलियर है. तो ये आप फेलियर, जब आपका अपना फेलियर होता है, आप किसी काम के अहल नहीं होते और आपने गलत तरीके से गलत लोगों को अपॉइंट किया होता है, तो वो फिर अपनी जो मिसमैनेजमेंट होती है और जो अपनी इलिटरेसी होती है उसको वो थोपने की कोशिश करते हैं यंगस्टर्स पे कि हमने इसको चांस दिया, वो डिलीवर नहीं कर सका. अभी भी मैं ये जो अभी नेशनल जो आपका वनडे कप हो रहा है उसमें मैं देख रहा हूँ कि
जो आपके 50% बैट्समैन है उनका वेट आगे को गिर रहा है, उनमें टेक्निकल फ्लॉज हैं बहुत ज्यादा, वो किसी का भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस 90% आपके प्लेयर्स हैं उनका बैलेंस नहीं है और उनका वेट आगे को जा रहा है, और जो बाकी 50% आपके प्लेयर्स हैं उनकी हेड पोजीशन ही दुरुस्त नहीं है। और एक बैट्समैन, अगर आप किसी भी टॉप क्लास कोच से या किसी भी इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर से या किसी से भी बात करेंगे बाहर के कंट्रीज में, तो आप उनसे पूछें कि जो जो हेड पोजीशन होती है या जो आपका बैलेंस होता है या वेट ट्रांसफर होती है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बैट्समैन के लिए जब वो डेवलप हो रहा होता है। तो जब आपकी हेड पोजीशन यानी 50% बैट्समैन है उनका हेड ऊपर को और वो नीचे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वही प्लेयर जब आपके यहाँ पे लो बाउंस पिचेस पर और 130 पेस के बॉलर्स और ऑर्डिनरी बॉलर के खिलाफ परफॉर्म करेंगे तो आप कहेंगे बहुत बड़ा टैलेंट मिल गया। मगर जब आप उनको पाकिस्तान की टीम के अंदर लेकर आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, और वो जब सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का, हैजलवुड का और जो जोफ्रा आर्चर का और बुमराह का, तो वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि इनकी टेक्निक की मुकम्मल शैटर कर रही है। तो ये इश्यूज हैं हमारे बच्चों में जो कि अभी तक वो ठीक कराने में टोटली नाकाम रहे हैं। बिल्कुल सही रहा सब आपने ये जो पॉइंट्स शेयर किए हैं ना, यही रीज़न है कि मैं चाह रही थी कि ये प्रोग्राम मैं आपके साथ ही करूं। अच्छा, अगर हम लोग जिस तरह मैंने सवाल पहले किया डेब्यूज के बारे में कि चलें हो तो जाते हैं, ठीक है, मेरा एग्जैक्टली सवाल भी यही था कि आपकी डोमेस्टिक की कंडीशंस या आपका स्ट्रक्चर शायद उतना मजबूत नहीं है कि आपके खिलाड़ी कल को फौरी तौर पर इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करने लग जाए। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल कंडीशंस, इंटरनेशनल चैलेंजेस एंड हेयर इन द डोमेस्टिक। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, चलें मौका दे भी दिया गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन खिलाड़ियों को फिर मुकम्मल वक्त देना चाहिए, अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी चाहिए, अगर उनमें कुछ फ्लॉज हैं तो वो आफ्टर द सीरीज़ उन पे काम करना चाहिए? क्या ये मल्टीपल चेंजेस किसी को लाना और फौरी तौर पर बाहर निकाल देना, ये प्लेयर के ऊपर क्या एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता इनसिक्योरिटी का? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक तो ये बहुत अरसे से पूछा जा रहा है ये सवाल और इस पे काफी डिबेट भी हो रही है, मगर इसका कोई लॉजिकल मैंने अभी तक सेंसिबल जवाब इसलिए नहीं सुना है। इसमें असल में प्रॉब्लम ये होता है कि नंबर वन तो आपकी प्लानिंग नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है कि आपका प्लेयर किस लेवल पे डेवलप है, कि वो आया वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बार को उठाने के काबिल है या नहीं है। नंबर टू, क्या उसके जो टेक्निकल पार्ट्स हैं आपने पूरे उसको दूर करवाए हैं या उसको नेचुरल टैलेंट पे उठाया डोमेस्टिक से और सीधा इंटरनेशनल में डाल दिया। नंबर तीन चीज ये है कि आपका विजन क्या है। आप अगर किसी को एक प्लेयर को आप टेस्ट कैप देते हैं तो आपने उसका पूरा एनालाइज किया होता है, उसका सारा बैकग्राउंड आपके सामने होता है, 16 से लेके उसकी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक पूरी हिस्ट्री आपके सामने होती है। मुख्तलिफ एनवायरमेंट में उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, मुख्तलिफ जो पेस है, जो यानी कि 130 से 150 तक जो पेस है उसके खिलाफ उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल क्या है, स्पिन बॉलिंग को किस तरीके से वो एडजस्ट कर सकता है, सीम बॉलिंग को किस तरीके से वो एडजस्ट करता है, जो डिफरेंट पिचेस आती हैं, जो स्पिन बॉलिंग डोमिनेट पिचेस हैं वहां पे उसकी बैटिंग का क्या कैलिबर है, क्या रेशियो रही है, जो सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग डोमिनेट पिचेस रही है वहां पे उसका क्या कैलिबर और अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उसका क्या रेशियो रहा रन करने का। जब आपके पास ये पूरा मुआद आ जाता है, ये पूरा एनालिसिस उसके आ जाते हैं आपके सामने, तो फिर आपको चाहिए कि उसको टेस्ट टीम के लिए टेस्ट की कैप दें। मगर जब आपने पूरा ये वर्क ही नहीं किया होता और एक बच्चे को उठाते हैं एक दो परफॉर्मेंस के ऊपर या T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर और फिर उसका डेब्यू करवा देते हैं, फिर वहां पे पता चलता है कि इसका वेट भी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका वेट एक साइड पे भी गिर रहा है, इसकी हेड पोजीशन भी ठीक नहीं है, ये बॉल की लाइन में भी नहीं आता, इससे ऊंचा बाउंस भी नहीं खेला जाता, इससे सीम बॉलिंग भी नहीं खेली जा रही, इससे सीम हैंडलिंग भी नहीं हो रही, इसका फिटनेस का लेवल भी अच्छा नहीं है, इससे जो ब्रेक बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, वो भी नहीं इससे सही तौर पे हैंडल हो रही है, इसका दफा भी अच्छा नहीं है। तो ये चीजें फिर हमें बाद में याद आती हैं जब हम एक यंगस्टर का डेब्यू करवा चुके होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको फिर ड्रॉप कर देते हैं एक या दो मैचेस के बाद, और ये कंसिस्टेंटली हमारी क्रिकेट में हो रहा है। तो अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसमें उस बच्चे का फॉल्ट है, हमारी मैनेजमेंट का फॉल्ट है, या जो उन सिलेक्टर्स का फॉल्ट है जो कि उसको बगैर सोचे समझे उसको चांस देते हैं, फिर एक या दो मैचेस के बाद उसका कैरियर खत्म कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक असल शायद आपको इसमें से कोई गाइडेंस मिल जाए इस जवाब में।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक चीज़ और भी है, जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है। हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो तो देखें, वो तो मासूम है, उन्होंने तो अंडर 15 लेवल से जाकर अंडर 13 से, बल्कि स्कूल क्रिकेट से अब तो हमारी क्रिकेट जो है वो वहीं से मवाजना हो रहा है कि कौन सिलेक्ट होना चाहिए कौन नहीं, वहाँ से चल रहा है। बट जो स्टाफ है एटलीस्ट उनको इतना नॉलेज, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे लैक कर रहा है और उस पर किस तरह से काम हो सकता है, क्या उसकी फिटनेस का इशू है, उसकी डाइट का इशू है, उसकी टेक्निक का इशू है। अगर उन्हें ही इन्फॉर्मेशन इतनी डीपली नहीं होगी जितनी डीपली आप बात कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे उस चीज़ को एड्रेस करेंगे। उनके लिए तो वो प्लेयर 10/10 है, उनके लिए तो वो तैयार है, वो तो ऑफकोर्स डेब्यू के लिए तैयार है। और कल को जाकर जब आपने जाइंट्स को जाकर फेस करना है, जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर्स को, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स को, आपने स्टार्क जैसे प्लेयर्स को जब फेस करना है, तो ऑफ कोर्स के वहाँ पे तो आपके लैप्सेस ही नजर आएंगे। तो इस किस्म के मामला तो हमारे चलते ही आ रहे हैं। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि आपने उनकी टेक्निक पर बात की है नहीं, तो इसको ये बहुत वैलिड चीज है जो आपने बात की है। थोड़ा जी सा मैं इसको एक्सटेंड जी करता जी हूँ, इसका जवाब देता हूँ कि देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। जो आपने एजुकेशन की बात की है, जो विजन की बात की है, जो स्ट्रेटजिकल बैकग्राउंड या डेवलपमेंट की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, जी इशू ये होता है कि जब आप किसी भी आपके जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, या जो स्पेशली जो ये प्रोमिनेंट नेशन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड का कल्चर है, वहां पे जब आप कोचिंग स्टाफ या कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम देखें तो वो आप जो आपका ग्रास रूट है, जो क्लब लेवल है या स्कूल लेवल है, वहां पे अपने मोस्ट एजुकेटेड लोगों को भेजते हैं। जो आपने अभी बात की है कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, या क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर आप क्लब लेवल पे किसी को, यहाँ पे क्लब लेवल में आप एक प्लेयर के लिए या एक बच्चे के लिए, जिस तरह हमारे क्लब्स हैं हजारों की तादाद में, और गांव में है, शहरों में, हर जगह पे है, वहां पे आप पूरा स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहां पे आप क्या, इवन के हमारे तो क्लब में बिल्कुल जो कल्चर ही नहीं है क्रिकेट का, तो वो तो सिस्टम ही कोई नहीं है, वो तो आप अपनी मदद आपके तहत वो चलता है सारे का सारा। मगर बिल्कुल उसके बाद जब आप रीजन में आते हैं या नीचे डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल पे आते हैं, तो वहां भी आपके पास ये पूरा स्टाफ मुयसर नहीं होता, क्योंकि आपके पास वहां पे एनालिस्ट नहीं होता, वहां पे आपके पास अच्छा एजुकेशनिस्ट नहीं होता, वहां पे आपको साइकेट्रिस्ट नहीं होता, वहां पे आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होता, वहां पे आपके पास बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं होता। तो जब ये लोग आपके पास नहीं होते, तो फिर इसका एक जो दूसरा हल निकाला गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें वो क्या करते हैं, वो जो उनके सारे सबसे टॉप क्लास हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं कोचिंग स्टाफ के, उनको वो ग्रास रूट पे भेजते हैं, जिनके पास एजुकेशन होती है स्पोर्ट्स साइंसेज की बिल्कुल पूरी। बिल्कुल और वो जो वो ह्यूमन एनाटॉमी को भी जानते हैं, बच्चों के मसल्स के बारे में, उनकी बोन के नेचर के बारे में भी जानते हैं, उनके बायोमैकेनिकल के बारे में जानते हैं, उनके स्किल्स के बारे में भी जानते हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में भी जानते हैं, साइकोलॉजी भी उनकी आती है, वो एजुकेट भी कर सकते हैं। और वो ये सारी चीजें जब किसी एक बंदे में होती हैं, वो टॉप क्लास लेवल के जो कोचेज होते हैं, उनको वो वहां पे ट्रांसफर करते हैं और वहां पे जाके ग्रास रूट पे वो काम करते हैं। और फिर बिल्कुल बॉटम के लेवल से आपका जो प्लेयर है वो एक टेक्निकली और स्टैटिकली तौर पे बड़े अच्छे तरीके से ग्रूम होके ऊपर आता है। उसमें फॉल्ट का लेवल बहुत कम रह जाता है, उसको अपनी डाइट प्लान का पता होता है, उसके अपने फॉल्ट्स का पता होता है, उसको अपनी बॉडी मैकेनिक्स का पता होता है, उसको अपनी एजुकेशन का पता होता है, उसको अपने स्किल्स का पता होता है। तो फिर वो आगे जाके एक अच्छा नेशनल एसेट बन जाता है। तो हमारे तो जो सबसे इलिटरेट होते हैं उनको नीचे भेजते हैं। वो अव्वल तो पूरा स्टाफ ही हमारा इलिटरेट होता है, जिनका एजुकेशन के साथ दूर दराज का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होता। तो फिर जो बिल्कुल ही उनमें से बेचारे वो बिल्कुल ही फारिग होते हैं, उनको नीचे वाले लेवल पे भेज देते हैं कि और बच्चों की जो ग्रोमिंग है उसको बर्बाद करके वो आ जाते हैं, और फिर इसी लेवल से आपका जो सर्कल चलता रहता है वो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा बात करने की कोशिश की, जो ये हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोचेज़ होते हैं ना डोमेस्टिक लेवल के, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या सवाल करूं। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ, मैं डाइट का पूछ रही हूँ, फिटनेस का पूछ रही हूँ, फटीक का पूछ रही हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि जी यहाँ पे हमारा जो है ना वो बस हम कोशिश यही करते हैं कि खिलाड़ी अच्छा खेलें, अच्छी कोशिश करें। मतलब वो बड़ी सतही बात वो कर रहे थे। तो मुझे भी मतलब इस बात का एहसास हुआ कि आप इस लेवल पर जाकर अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप क्या कोचिंग देंगे, आप किस बात की उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि खिलाड़ी अगर फटीग्ड है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने कहाँ पे जाके काम करना है, कैसे अपना स्ट्रेस उसने बाहर निकालना है, रिलैक्स कैसे होना है, मसल रिलैक्स करने के लिए क्या उसकी एक्सरसाइजेज हैं। लिटरली मैं मतलब खुद हैरान हो जाती हूँ समटाइम्स ये सब चीज़ें देखते हुए। सो देयर आई रियलाइज़ कि प्रॉब्लम हमारी वहाँ से जाकर शुरू होती है, जो फिर आगे इंटरनेशनली जाके एक्सपोज होती है।
देखिए इसमें एक और चीज है कि जो आपने बात की अभी की, इनको नहीं पता। मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों की बातें सुन के, इतनी बड़ी बड़ी ये तनख्वाहों पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नीचे से एक चपरासी से, ग्राउंडमैन से लेके अगर आप टॉप लेवल पे किसी से बात करेंगे, किसी डॉक्टर से इवन बात कर ले जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले हैं, मैं उसका बयान सुन के हैरान हो गया। बाहर से मंगवाया कि मैं 150 की स्पीड के बॉलर तैयार करूँ। भाई तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे जो काम तुम्हें असाइन किया गया उस पर बात करके बताओ ना कि कितनी फिटनेस रेशियो है, कितनी इंजरीज आपने रिकवर कराई है, रिहेबिलिटेशन प्लानिंग क्या है आपकी, या जो इंजरी स्क्योर प्रोग्राम आपका क्या है, किस तरीके से इंजरी प्रिवेंशन आप करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों को ग्रूम करेंगे, उनमें स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ वाले हैं उनसे, उनके बारे में पूछें कि कौन से जो उनके वीक मसल है उन पे काम करेंगे, उनसे बात करें। और वो जो अकेडमी का डायरेक्टर है उससे बात करें, और वो कोचिंग, हम 150 के बॉलर तैयार करें। भाई हु द हेल आर यू कि आप 150 कौन? एक मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में पिछले 20 साल में 150 का बॉलर आपने तैयार सही किया? बात है। तो आपकी तो जो 147 148 वाले हैं वो 130 पे आ गए हैं। तो आप फजूल में लायानी बातों में आपने पाकिस्तानी कौम को उलझाया हुआ कि हम 150 के बॉलर तैयार करें, जिसका उनके जो प्रोफेशन है उसके साथ सिरे से कोई तल्लुक ही नहीं बनता। वहां पे वो बात करें जो भी आप बात कर रहे हैं कि वो इनसे सवाल गंदम करो और जवाब ये चला देते हैं। तो जब इस हाँ तरीके के जवाब मिलेंगे तो फिर क्या सिस्टम आपका प्रोग्रेस करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं इस पे भी बात करना चाह रही थी कि जो हमारी पेस है, हमारा जो पेस अटैक है, वो हम देख रहे हैं कि हमने ना मीडियम पेस को अपनी फास्ट बॉलिंग करार दे दिया और उसको सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया। यानी अगर किसी भी फास्ट बॉलर की, मैंने अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि एक बच्चा है हमारा, ये अंडर 15 का है, रोशन उसका नाम है आई थिंक। तो आई मेट हिम, ही वाज टेलिंग कि ही इज़ अ फास्ट बॉलर। तो मैंने कहा आपकी पेस कितनी है? तो ही सेड कि मेरी 135 130 की पेस है। तो मतलब आप देखिए कि आपने मयार ही वो सेट कर दिया। मैंने कहा ये तो मीडियम पेस है ना, आपको कम से कम 140 145 को तो टच करना है विद टाइम। तो अब मुझे इस बात की सेंस है, मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन जो हमारा क्रिकेटिंग कल्चर है ग्रास रूट लेवल से, वो इस चीज़ पे प्लेयर्स को तैयार ही नहीं कर रहे कि आपकी पेस मैक्स होनी चाहिए। ये 130 135 पे सिर्फ अब्बास ही बॉलिंग कर सकता है वेरिएशन के साथ, बाकी के प्लेयर्स जो हैं वो नहीं कर सकते वहाँ पे जाके। तो अगर हम लोग अपनी पेस की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है मीडियम पेस को ही और फास्ट बॉलिंग का ट्रेंड ही खत्म कर दिया है? देखिए बेसिक चीज ये होती है कि जब आपकी जो नेशनल टीम होती है, जो आपकी लेगेसी चली आ रही होती है, आप उसी को फॉलो करते हैं। आपको जो यंगस्टर्स हैं जो वो टीवी पे देखते हैं वही कुछ वो सीखते हैं, वही बनने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि पास्ट में जब सरफराज नवाज और इमरान खान की जोड़ी थी, तो उसके बाद जो टॉप क्लास जो पाकिस्तान के दो फाउंडर ऑफ द पेस, फजल महमूद साहब से शुरू करें, तो उसके बाद इमरान खान आए, सरफराज नवाज आए, फिर इनको देखा देखी आगे वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, फिर इनको देखा देखिए हमारे कई शोएब अख्तर वगैरह 20 बॉलर आए। मगर जब आपकी जो पेस बॉलिंग की जो कल्चर था वो डाई डाउन हो रहा था, बिल्कुल। वो नीचे जा रहा था, तो उस वक्त आपको काम करने की जरूरत थी। उस वक्त आपको चाहिए था कि ये सारी चीजें प्रमोट करते, आप एक लाइन लाते। मगर आप उसको उसको देखा देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाना शुरू कर दी, जहाँ पे आप 3 स्पिनर खिलाते थे। एक टेस्ट मैच आप एक ही पिच पर 2 2 3 3 टेस्ट मैचेस करवाने शुरू हो गए, और वहां पे फिर आपने एक बगैर किसी फास्ट बॉलिंग की क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। जब आपका यंगस्टर देखेगा, जब आपका बच्चा देखेगा कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है कि जो कि अच्छे पेस से बॉल कर सके, और कोई वहां पे स्पिनर्स का जो कल्चर है वो डोमिनेट करता जा रहा है, अटैक भी स्पिनर कर रहे हैं, 11 12 विकेट भी स्पिनर ले रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि वो बच्चा कहाँ से तहरीक लेगा, वो मोटिवेट कहाँ से होगा, वो कहाँ से सीख के फास्ट बॉलर बनने की कोशिश करेगा? नतीजे और ऊपर से सोने पे सुहागा कि फिर आपने पूरे पाकिस्तान में जो T20 कल्चर था उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्लब के मैचेस हो रहे हैं वो भी 15 20 ओवर के हो रहे हैं, स्कूल के मैचेस 20 ओवर के हो रहे हैं, आपके जो नेशनल T20 है वो भी 20 ओवर का हो रहा है, PSL में भी 20 ओवर चल रहे हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन आप उन्हीं प्लेयर्स को दे रहे हैं जो T20 और शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो फिर हर बच्चे की ऑटोमेटिकली यही कोशिश होगी कि वो बजाय कि पूरा साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबे स्पेल करने पे, अपनी फिटनेस पे काम करने पे, जान मारने के, वो तो शॉर्ट फॉर्मेट में बस शुरू नए बॉल के साथ 2 ओवर करेगा और पुराने बॉल के साथ 2 ओवर वेरिएशन सीखेगा, पेस कट डाउन करेगा, नई नई वेरिएशन सीखे, T20 के लिए अपने आप को इस काबिल बनाएगा कि वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सके, और पूरा आपका जो कल्चर था वो स्ट्रगल करता रहेगा। इसीलिए हमने शुरू में कहा था जब T20 आई थी कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को और लॉन्ग फॉर्मेट को, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जो जो उसको चढ़ते सूरज का पुजारी है, उसी की जो चीज देखते हैं उसी के पीछे हम भागना शुरू हो जाते हैं, हम अपने बेस लाइन पे काम नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए था कि जब T20 फ्लोरिश हो रही थी, जिस तरह इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है,
उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर था फर्स्ट क्लास का, या जो नीचे ग्रास रूट का, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको सेव और सिक्योर करके रखा, उस पर कोई उन्होंने कमी बेशी नहीं आने दी, उसमें इतना ज्यादा उन्होंने T20 क्रिकेट को इंडल्ज नहीं किया। मगर हमने तो सारा कुछ ही T20 के हवाले कर दिया, और फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि अब आपकी पेस बॉलिंग बिल्कुल ही मेरा ख्याल कि खत्म हो चुकी है। वो देखे ना, रिवर्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, जब आपके माइंड में जितने ओवर्स आपने खेलने हैं, आपने उसमें क्या इवॉल्व करना है। अब मैं अभी पिछले दिनों एक बात कर रही थी कि हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं, जिस तरह आप हैं या हमारे मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, वो एक उनके लिए एजाजी तौर पर इस्तेमाल होता है टेस्ट क्रिकेटर। और यहाँ पे तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट का मतलब ही आई थिंक कि ठीक से समझ आना बंद हो चुका है हमारे यहाँ पर। अभी हमारा अब इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट होने जा रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें हमारे डेब्यूटेंट्स भी हैं, उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं। इमाम, बाबर, रिजवान, ये सब तो चले एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इवन सलमान अली आगा या शान मसूद, ये सब तजर्बाकार हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको वो एक जो है ना, जो एफर्ट होती थी हमारे टेस्ट खिलाड़ियों की, वो नज़र नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि ये जितने भी हमारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को देखने के बाद, एक मैच जीतने के बाद, क्या हम तैयार हैं इंग्लैंड की कंडीशंस को फेस करने के लिए? देखिए, तैयार हो ही नहीं सकते आप। ये तो देखिए, जो अगर कोई बात करता है कि हम ये मैच जीत लेंगे इंग्लैंड को फलाने को, अब आप ये एक फ्लूक तो आपका लग सकता है किसी भी जगह पे, मगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है। क्योंकि जब प्रिपरेशन के लिए आपको नीचे लेवल पे काम करना पड़ता है, आपको एक माइंड सेट करना पड़ता है, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, तब आप जाके सर्वाइवल होता है आपका टेस्ट क्रिकेट में। ये तीसरा साल है, मैं देख रहा हूँ कि आप पहले राउंड से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उससे बाहर हो जाते हैं। आप इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे 10वें नंबर पे हैं, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम 9वें नंबर पे मौजूद है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे? ये जो प्लेयर हैं, इनको बाई फोर्स कहा गया कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तब देंगे जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलेंगे। दुनिया में मुझे बताएंगे कहीं ऐसा रूल है? हर बंदा है वो शौक से जाके खेलता है टेस्ट क्रिकेट। आप देखें कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर था जो बेन स्टोक्स था, उसने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए अपना वनडे और T20 क्रिकेट और दुनिया के लीग्स को उसने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया सर्वाइवल के लिए। जो रूट्स है वो टेस्ट क्रिकेट खेलता, और जो जेम्स एंडरसन है जिन्होंने 700 विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने सब कुछ उसने सेक्रीफाइस किया टेस्ट क्रिकेट के लिए। इसी तरह जो स्टीवर्ट ब्राड थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। एक इंग्लैंड की टीम में आपको 20 मसाले मिल जाएंगी। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि अभी जो मिचेल स्टार्क का वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में 5 के 5 लगातार टेस्ट मैचेस खेले और 28 विकेटें लेके और नंबर 1 बॉलर रहे हैं। किसी एक टेस्ट मैच में ना उन्होंने रेस्ट किया और ना ही उन्होंने कोई ऐसा स्पेल किया जिसमें लगा कि उसने एक स्पेल के बाद दूसरे में उनकी पेस कम हुई है, तीसरे में वो बददिली से बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह हैजलवुड है, कमिंस है, स्मिथ है, वो ये सारे लोग हैं, ये सर्वाइवल करते हैं। हमारे पास एक सिंगल एग्जांपल इस तरह की नहीं है कि जिसमें किसी प्लेयर ने सैक्रिफाइस किया हो अपने आप को या शॉर्ट फॉर्मेट से टेस्ट क्रिकेट के लिए। सब पैसे की दौड़ में पीछे भाग रहे हैं, बोर्ड से लेके सारे प्लेयर्स तक। तो उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि आपकी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट कभी भी अब बेहतर नहीं हो सकेगी जब तक आप कोई रेवोल्यूशनरी डिसीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं लेंगे, जो कि नजर होते हुए अभी मुझे अभी नजर नहीं आ रहे जो कि अभी। बिल्कुल सही। एक मासूमाना सा सवाल है, क्या 20 विकेटें हमारे यहाँ से कोई ले सकता है? देखिए, ले तो सकते हैं, इसमें एबिलिटी है। मोहम्मद अब्बास एक्सेप्शनल बॉलर है, मगर आपने देखिए कि उनके साथ किया क्या है कि 2017 में उनका डेब्यू हुआ, उसके बाद 2023 में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, 21 में ड्रॉप कर दिया। फिर आपने कहा जी ओवर एज हो गया, उनकी पेस कम हो गई है। फिर आपको मजबूरन 4 साल के बाद 2025 में दोबारा अब्बास को लाना पड़ा। और एक प्लेयर को 3.5 साल के बाद ड्रॉप करने के बाद जब वो वापस साउथ अफ्रीका में खेले, जोहान्सबर्ग में मैच खेल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने मैराथन 18 ओवर का स्पेल किया। और एक ऐसा बॉलर जो कि 18 ओवर का मैराथन लगातार स्पेल कर रहा, आपने उसको 3-3.5 साल क्रिकेट से ही दूर कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसकी एज ज्यादा हो गई है या उसकी पेस कम हो गई है, तो वो इस काबिल नहीं है। तो ये तो आपका विजन है, और जब आपका विजन ये होगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बॉलर से कि वो 20 विकेटें लेकर आपको देंगे? बिल्कुल सही बात है। इसकी तो खैर कई मिसालें हैं कि हमारे पास कितने खिलाड़ी आए और उनका वक्त ज़ाया होता गया, और उसके बाद जब उन्हें लाया गया तो वैसे ही मतलब आप देखें कि वक्त गुजर गया। तो वो ये थोड़ी सी एक कह लें कि अनफेयर सी सिचुएशन जो है वो सिर्फ अब्बास के साथ नहीं, और भी बेशतर मिसालें हैं इसकी। लेकिन खैर चलें, अगर हम लोग चैम्पियंस कप की बात करें जो हमारा अभी इस वक्त जारी है, जिसमें हमारी 4 टीम्स हैं, और उसमें सवाल सबसे पहले तो ये आता है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं
वो इस टाइम पे इंग्लैंड में खेल रहे हैं, जो ऑफ कोर्स के हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, और ये चैंपियंस कप का मकसद भी हमारी वाइट बॉल जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है ओडीआई का, उसके लिए है। मैं बिल्कुल भी वो सवाल सतही सा नहीं करूंगी कि जो हर जगह पर हो रहा है कि ये अभी क्यों हो रहा है, ये बाद में भी हो सकता था। ऑफ कोर्स देयर इज अ कैलेंडर ऑफ डोमेस्टिक और सारे मामला होते हैं, आपने स्लॉट निकालनी होती है, देखना होता है। लेकिन अगर आपको आपके पास स्लॉट्स हैं ऑलरेडी, आपका एक डोमेस्टिक चल रहा है, तो क्या ज़रूरत थी दोबारा से रीवैम्प करने की चैंपियंस कप को? क्या इसका इम्पैक्ट हमें मिलेगा? एंड जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं जिनको आगे अपना मुस्तकबिल बनाना है फॉर ओडीआई, वो तो अभी भी स्टिल चैंपियंस कप का हिस्सा नहीं है। तो इस चैंपियंस कप को आप अगर एलेबोरेट करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, एक आपको 2 साल पहले चैंपियंस कप हुआ था, आपको याद है कि उस पे जो मेंटोर 6 लगाए थे उनको 50-60 लाख रुपए दिए थे, बजाय उनको साल का कॉन्ट्रैक्ट, उनको पैसे मिलते रहे। उसके अलावा तो पाकिस्तान क्रिकेट को उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसके बाद वो खत्म कर दिया गया। अभी दोबारा एक नया डायरेक्टर आया होगा, उसे अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए दोबारा ये चैंपियंस कप करवा दिया, फिर मेंटोर लगा दिए, फिर हेड कोचेस लगा दिए, फिर रिजल्ट वही निकलेगा। अब इशू ये है कि मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग किस तरह बेवकूफ बनाते हैं सिस्टम को, कि एज ए प्लेयर अगर मुझे पता है कि देखे कि मैं कोई 25 साल क्रिकेट खेला हूँ, मुझे पता है कि जब मैं मुल्तान अपने रीजन से खेलता हूँ या अपने डिपार्टमेंट से खेलता हूँ तो मुझ पे एक प्रेशर होता है उसको क्वालिफाई कराने का, उसको जितवाने का, स्पेशली जो अपना रीजन होता है उसकी तरफ से। क्योंकि जब आप अपने रीजन को जितवाएंगे तो आपके अंदर एक तहरीक जमा होती बढ़ती है, वो आपको मोटिवेट करती है कि आपकी वजह से आपके रीजन का, मुल्तान रीजन का नाम बनेगा, वहां पे प्लेयर्स और आएंगे, आपका रीजन ऊपर जाएगा, फ्लोरिश करेगा। तो वहां पे आप पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है, वही प्रेशर। अच्छा, इशू ये आता है कि जब देखें कि हम भी क्रिकेट खेले हैं, मैंने 20-25 साल क्रिकेट खेली है, तो हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप इस तरह के आप जो परफॉर्मर्स होते हैं, उन 100 या 120 परफॉर्मर डोमेस्टिक होते हैं, उनकी 4-5 टीम बनाकर आप मैच करवाते हैं, तो उस पर फिर कंपटीशन लेवल 0 हो जाता है। फिर हर प्लेयर इंडिविजुअल खेलता है और अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलता है। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जो आप इंडिविजुअल के लिए खेलेंगे, तो आप पे प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आप पे प्रेशर नहीं होता तो फिर आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ डिफरेंट होता है, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहां पर आपका जो प्रेशर का ग्राफ होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब आप अपने आप को चैलेंज में नहीं डालेंगे, जब आप अपने रीजन से या अपने डिपार्टमेंट से परफॉर्म नहीं करेंगे, अपने रीजन को या डिपार्टमेंट को चैंपियन नहीं बनवाएंगे, उनको ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, अपना वहां पे प्रेशर हैंडल करना नहीं सीखेंगे, यहाँ पे एक रिलैक्स क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह अभी कज़ाफी स्टेडियम में आगे पीछे फैसलाबाद में हो रही है, तो फिर आप पाकिस्तान टीम में जाके आपकी परफॉर्मेंस का, तो जब आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है तो फिर आप उस लेवल की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं दे सकते। जब आप अपने आप को कंपटीशन में डालेंगे तो फिर आप एक यूज टू हो जाएंगे डेली बेसिस पे अपने आप को कंपटीशन में डालने के, अपना स्ट्रेस लेने के, अपना प्रेशर लेने के, तो फिर इंटरनेशनल में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर नहीं होगी। तो ये चीज हमारे जो लोग हैं, ये जो आई वॉश करते हैं पब्लिक का, इस तरह के इवेंट करवा के, उनको ये चीज सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा रऊफ साहब, एक आखिरी सवाल ये कि जितने भी मामला ख़राब चल रहे हैं हमारी क्रिकेट में, अगर हम देखें, या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते हैं समटाइम्स आपका कैप्टन आ जाता है, समटाइम्स आपका कोच आ जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सवाल किससे होना चाहिए, किसको जवाबदेह होना चाहिए? देखिए, सबसे जो बड़ा अकाउंटेबल तो आपका जो थिंक टैंक है, जो क्रिकेट चलाने वाले लोगों पे मुश्तमिल है, वही होना चाहिए ना, क्योंकि वही सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो वही ले रहे हैं, वही आपकी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वही आपका कैप्टन बना रहे हैं, वही आपकी जो प्लेयर्स को इन एंड आउट कर रहे हैं, वही आपके प्लेयर्स को डेब्यू करवा रहे हैं। तो फिर उन्हीं से परफॉर्मेंस का असल में यहाँ पे ये है कि यही लोग मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ कि ये सिस्टम के साथ चिपके हुए, उनको पता है कि किस तरीके से सिस्टम को अपनी फेवर में ओबलाइज करना और किस तरीके से सिस्टम के साथ चिपके रहना। उनको एक नया बहाना मिल जाता है, एक नई चीज निकाल कर ले आते हैं, एक डिफीट के बाद वो दूसरी चीज और दूसरी के बाद तीसरी, और उनको पता है कि चीजों को किस तरीके से अंडर कारपेट डालना। तो ये सिस्टम फिर ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। बिल्कुल सही है। चलें, आई होप कि हमारी जो डिस्कशन है आज, ये इसके बाद शायद चीज़ें बहुत सारी क्लियर तो हुई होंगी, क्योंकि देखें फैसला तो कहीं ना कहीं जो है वो बोर्ड ने ही लेना है, लेकिन ये है कि हमारा डिस्कशन करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर रखें कि जो मामला ख़राब है वो ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स देखकर एजुकेट होते हैं, खिलाड़ी देखते हैं, प्लेयर्स देखते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो रऊफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी
इतनी अच्छी इफेक्टिव गुफ्तगू जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो, बट वी विल कैच यू बैक आफ्टर सम टाइम। हम आपके साथ एक और टॉपिक के साथ एक और प्रोग्राम में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।